मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट आया है जो आपके स्कूल में आया है, ठीक है, जिसको पीरियोडिक टेस्ट बोलते हैं, यानी कि प्रैक्टिस पेपर आप समझ लो, ठीक है। एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर है ये, जिसमें आपको टर्म 2 के पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चनों को आपको करना है। स्कूल में एक टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और इन प्रैक्टिस पेपरों में से ही कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो फाइनल आपका पेपर होगा उसमें। इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसी वजह से इस सेट को मैं करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो समय दिया जाएगा 2 घंटे का दिया जाएगा और अधिकतम जो अंक होगा, मैक्सिमम जो मार्क्स होता है वो होता है 40 मार्क्स का। समय जो दिया जाएगा 2 घंटे का, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो सामान्य निर्देश है उसको, सेक्शन जो बने होंगे ए बी सी करके बने होंगे। ए सेक्शन में 8 क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स के होंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बी सेक्शन में जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 4 अंक के होंगे, ठीक है, और इसको हमें अधिकतम 100 शब्दों में करना है। मैंने आपको बोला था कि मैं खुद लिख के दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चनों को, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन को किस हिसाब से कुल कितने लाइनों में लिखना है और 4 नंबर के क्वेश्चनों को कुल कितने लाइनों में लिखना है, ठीक है। इसकी एक वीडियो बनेगी, लेकिन अभी आप इस सैंपल पेपर को समझिएगा, ठीक है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 50 मार्क्स अधिकतम होने चाहिए और 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो 100 नंबर है वो अधिकतम होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सी सेक्शन में देखते हैं हम, यानी कि भाग सी में 6 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और अधिकतम जो लिखना है आपको 170 वर्ड लिखने हैं। इसमें जो 4 अंक के जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि होगा मैप का, ठीक है, उसको भी आपको करना है। तो अभी हम देख लेते हैं प्रैक्टिस पेपर। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था। अभी मैं इसमें आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ हिंट दूंगा कि आपको इसमें लिखना क्या है। जिन बच्चों को इसका आंसर का पीडीएफ चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और व्हाट्सएप का नंबर कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ पे मिल सकता है आपको। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, है ना, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए विकास स्टडी पॉइंट के नाम से, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गांधी जी का स्वराज से क्या आशय है। तो स्वराज का मतलब क्या होता है, तो जाहिर सी बात है गांधी जी ये चाहते थे कि सभी, अच्छा एक चीज पहले समझो, गांधी जी लीडर थे, इसके साथ साथ बहुत सारे लीडर थे जिनकी वजह से जो हमारा देश था 1947 में आजाद हुआ था। इतनी बात तो सबको क्लियर है। इसके साथ साथ गांधी जी चाहते थे स्वराज हो, यानी कि खुद का राज हो, ठीक है। स्व मन होता है खुद, राज मन होता है राज, यानी कि खुद का राज, मतलब आपके ऊपर किसी दूसरे का कोई जोर दबाव ना हो। गांधी जी ऐसा चाहते थे कि हर एक व्यक्ति का स्वतंत्र होकर वो कोई भी काम कर सके, ऐसा अधिकार होना चाहिए, है ना। हर एक व्यक्तियों का अपना अपना एक अधिकार होना चाहिए कि वो जो चाहे वो करे, लेकिन बशर्ते बात है कि वो चीज गलत ना हो, ठीक है। तो स्वराज का अर्थ क्या है, स्वराज का आशय ये था कि गांधी जी चाहते थे कि सभी व्यक्तियों का अपने अपने ऊपर राज हो, ठीक है। गांधी जी के अनुसार जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज होता है, ये इनका डेफिनेशन था। गांधी जी बोलते थे कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज का असली अर्थ निकलता है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इसको आंसर करना है, ठीक है। साथ ही साथ देखते हैं हानि का सिद्धांत क्या कहता है। जितने भी क्वेश्चन ये इसमें दिए हुए हैं ना, वो सारे के सारे मैंने करवाए हैं, और जाहिर सी बात है जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, वो सभी क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे हानि के सिद्धांत का क्या अर्थ है, तो मैंने आपको बताया था कि हानि का सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे, हानि का सिद्धांत इन्होंने बताया था। इनका कहना ये था, हानि का मतलब क्या होता है, हानि का मतलब होता है किसी का क्या करना, नुकसान करना। तो नुकसान का सिद्धांत क्या है, तो नुकसान का सिद्धांत 2 है। पहला चीज तो ये, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए, ठीक है, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए
दूसरों की स्वतंत्रता को रोक सकते हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आप पे बिना वजह क्या कर रहा है, आप अटैक कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या फिर आपके अधिकारों का हनन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो आप अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आप उसका नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज, अच्छा, नुकसान कर सकते हैं, साथ ही साथ किसके अनुसार, कानून के साथ। ऐसा नहीं कि सारा आप खुद ही कर दो, ठीक है, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि भाई कानून के द्वारा पॉसिबल है तो ही मतलब कानून का सपोर्ट लीजिए, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि आप पे अटैक कोई कर रहा है तो उस टाइम पे आप कानून के पास जाएंगे जब तक, तब तक तो वो मार के ही चला जाएगा। तो आप अपनी रक्षा करना चाहेंगे ना, तो कानून का उस टाइम पे सहारा नहीं लेंगे, बल्कि अपनी रक्षा करने के बाद कानून के पास जाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए आप हानि कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज, किसी दूसरे की रक्षा के लिए, आप देख रहे हो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, उनकी रक्षा के लिए, ठीक है, आप किसी को हर्ट कर सकते हो, नुकसान कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कानून के दायरे में रह के, ठीक है, और सही होना चाहिए वो चीज। तो हानि का सिद्धांत ये कहता है। आगे हम बात करते हैं दूसरी चीज, लोकसभा की किन्हीं दो विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है, तो चीजों को मैं अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसका जो डेफिनेशन मैं दूंगा या जो आप पीडीएफ मांगोगे इसका, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे उस चीज को ले सकते हैं। तो वहां पे सटीक चीजें लिखी हुई हैं, आपको वही चीज लिखना है, चाहे आप उसको याद कर लीजिए, चाहे उसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, तो वो चीज है, लेकिन समझना इसी तरीके से है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा की किन्हीं दो विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो कोई दो विशेष शक्तियां लिख दो। मैंने आपको इतनी सारी चीज करवाई रखी है। तो जैसे मान लो कि धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में पेश होती है, आप ये लिख दो। साथ ही साथ अगर देखें तो जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जो मंत्रीगण चुने जाते हैं वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं। तो ये दो प्रकार की शक्तियां लिख दो, ठीक है। साथ ही साथ देखते हैं जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद करती है। अपने विचार दीजिए, इसमें अपने विचार लिखने हैं। इसमें टीचर नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि आप अपने विचार लिखिए, लेकिन फालतू की चीजें मत लिख देना, ठीक है, सही चीजें लिखना। तो जनहित याचिका, तो जाहिर सी बात है जनहित याचिका किसी व्यक्ति के लिए न्यायालय में एक याचिका डाली जाती है। किसी व्यक्ति के लिए, अगर लगता है कि सामने वाला व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो उस व्यक्ति के लिए एक याचिका डाली जाती है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा शोषण हो रहा है। या फिर जनहित याचिका खुद के लिए भी डाली जाती है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है गरीबों की मदद होती है। तो अपने विचार लिख सकते हैं। इसके अलावा इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है। इमैनुअल कांट क्या कहते हैं, इमैनुअल कांट का कहना क्या है कि जो भी मनुष्य होता है, मनुष्य की अपनी एक क्या होती है, गरिमा होती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हम अपनी गरिमाओं को बचा कर रखें, ठीक है। तो यही चीज है। और इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो इमैनुअल कांट थे, इनका कहना ये था कि सबकी अपनी अपनी गरिमा है और सब चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो। तो इसी वजह से जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो विकास के संसाधन है, चाहे कोई भी चीज है, सबका उचित तौर पे बंटवारा करना, ठीक है, यही न्याय है। इनका कहना ये था हर व्यक्ति की अपनी अपनी गरिमा है और सभी अपने प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि इस हिसाब से न्याय को रखा जाए ताकि वो अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके, ठीक है। तो ये सारा चीज विचार था इमैनुअल कांट का न्याय को लेकर। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो अगला है लोकसभा के सदस्य होने के लिए एक प्रत्याशी में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको बताया था पढ़ाते टाइम कि कुछ चीजें ऐसी है जो कंपलसरी है और आपको इजीली याद हो जाएगी। पहली चीज तो ये लोकसभा का सदस्य बनना है तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज क्या होना चाहिए कि वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज क्या होना चाहिए, कंडीशन कि वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो तो सही है। अच्छा, अगला क्या है कि इसके खिलाफ कोई कोर्ट मतलब केस वगैरह ना चलता हो। ये सारी चीज आप उठा के लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट का देखो लिखा है ना, 0.5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि एक जो पॉइंट लिख रहे हो आप इसमें हाफ मार्क्स मिल रहा है।
तो हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, ऐसे करके आपके कितने नंबर हो जाते हैं? 2 नंबर हो जाते हैं। आगे, समाजवाद के मुख्य सरोकार का वर्णन कीजिए। समाजवाद क्या है? तो मैंने आपको बताया था समाजवाद क्या है। समाजवाद और पूंजीवाद। समाजवाद संसाधनों को सबको समान रूप से वितरित करने पर ध्यान देती है ना, संसाधनों को सबको समान रूप से वितरित करो, ठीक है। और समाजवाद कहता है जी मैं हर किसी को तो नहीं समान रूप से वितरित करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जो आधारभूत चीजें हैं, है ना, जो आधारभूत चीजें हैं उनको समान रूप से आप वितरित करो। जैसे हो गया शिक्षा, हो गया स्वास्थ्य, हो गया सेवा, हो गया, ऐसे कुछ चीजें हैं ना, इन पे गवर्नमेंट का एक अपना एक पकड़ होनी चाहिए और सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलनी चाहिए। तो समाजवाद का मुख्य जो सरोकार था वो ये था, ठीक है। आगे अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 74 का सेक्शन 1 का संबंध किस चीज से है? तो जाहिर सी बात है इसका जो संबंध था वो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का होना। यानी कि आपको पता है एक मंत्रिपरिषद होती है ना, मंत्री परिषद होती है, और मंत्रिपरिषद क्या करती है? सलाह देती है। एक देश को चलाना आसान बात तो है नहीं, एक राष्ट्रपति मिलकर चला नहीं सकता, एक प्रधानमंत्री मिलकर चला नहीं सकता है। तो क्या होता है? सबसे पहले चुनाव होता है जी राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रिपरिषद बनाता है, और मंत्रिपरिषद जब वो चुन लेता है तो इन मंत्रियों को रूल करने के लिए, है ना, सारे मंत्री तो रहेंगे, इन मंत्रियों को रूल करने के लिए, अच्छा ये कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। तो इन मंत्रियों को रूल करने के लिए यानी कि चलाने के लिए एक ऐसा लीडर बनाया जाता है, और वो जो लीडर होता है, लीडर को ही क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। तो प्रधान होता ही है, साथ में क्या होता है? मंत्री होता है, इसी वजह से क्या बोलते हैं? इसे प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो ये कंडीशन है। तो इसका जो संबंध है राष्ट्रपति से है, और राष्ट्रपति का संबंध जो है मंत्रिपरिषद से है, कि कोई भी काम करेगा तो मंत्रिपरिषद से पूछ के करेगा। अच्छा, मंत्रिपरिषद अगर कोई विचार देते हैं जो कि राष्ट्रपति को समझ में नहीं आता है या फिर उसको अच्छा नहीं लगता है, तो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है, और जो भी डिसीजन लेगा मंत्रिगण से पूछकर ही लेगा। तो ये इसका संबंध इससे है। 8वें की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है कि यदि एक अध्यापक कक्षा के कमजोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देता है, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जी जो कि काफी टाइम से, ऐसा टीचर को लगता है काफी टाइम से मेहनत कर रहा है बच्चा, लेकिन फिर भी कुछ किसी कारण से उसके नंबर नहीं आ पाए हैं, ठीक है, या फिर पास होने के कगार पर अटका हुआ है, 1-2 नंबर चाहिए है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो टीचर है, टीचर नंबर दे देता है कि चलो जी इसको पास कर देते हैं ना, इसको नंबर दे देते हैं। इससे क्या होता है? छात्रों का मनोबल बढ़ता है ना, उनका बिलीफ सिस्टम बढ़ता है कि भाई हम कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए कुछ अंक दे देता है। तो इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है, और क्या आप इसे न्याय संगत मानते हैं? तो ये चीज है। तो इसका जो आप आंसर है आप अपने आप से भी देख सकते हो कि क्या चीज है न्याय, जो टीचर क्या कह रहा है या टीचर जो करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो न्याय है? ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो टीचर है, टीचर सभी छात्रों को देखते हुए जो कमजोर छात्र हैं उनको मनोबल बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहा है काफी अच्छा कर रहा है, ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े। अच्छा, साथ ही साथ उस चीज को समझाए। तो इसमें जो काम कर रहा है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जो नैतिक न्याय है वो सिद्धांत काम कर रहा है, नैतिक सिद्धांत काम कर रहा है, ठीक है। न्याय का जो नैतिक सिद्धांत है वो काम कर रहा है, और इसे हम न्याय संगत बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम न्याय संगत बोल सकते हैं क्योंकि इससे इन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका क्या है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब ये हो जाता है हमारा सेक्शन फर्स्ट जो था वो ओवर हो गया, 8 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में देखिए 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, ऐसे कोई 4 उपाय दीजिए। तो आपको ये चीज बात पता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो पहली चीज तो ये कि न्यायाधीश जो बनते हैं, न्यायपालिका में जो न्यायाधीश बनते हैं वो कभी भी क्या होते हैं कि वो योग्यता के अनुसार चुन के आते हैं, ठीक है। कोई इनको नियुक्त नहीं करता बल्कि योग्यता के अनुसार चुन के आते हैं, और जब ये योग्यता के अनुसार चुन के आ जाते हैं तो
जैसे मान लो सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश चुन के आ गया तो राष्ट्रपति उनको क्या करता है जी, नियुक्त करता है। ओनली नियुक्त करने का मतलब क्या है कि हाँ उस सीट पे बैठा देता है, तो उस नियुक्त करने का जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। लेकिन ये चुने कैसे जाते हैं, योग्यता के अनुसार चुने जाते हैं। तो पहला इस हिसाब से स्वतंत्र है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो जो राष्ट्रपति जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश को चुनने का जो काम होता है, ठीक है, न्यायाधीश का जो चुनने का काम होता है वो होता है जी कार्यपालिका का, ठीक है, कार्यपालिका का काम होता है। तो कार्यपालिका जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका में आता है, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, इसी वजह से उसको कार्यपालिका बोलते हैं। तो नियुक्त करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का। लेकिन अगर निकालने की बात करूं, इनको निकालने का जो काम होता है वो होता है विधायिका का। तो विधायिका कैसे, आपको पता है महाभियोग होता है, महाभियोग, और महाभियोग होता कहाँ पे है, महाभियोग जाहिर सी बात होता है संसद में होती है। तो निकालने का काम विधायिका का होता है और नियुक्त करने का काम होता है कार्यपालिका का। तो आप देखते हो कि नियुक्त कोई और कर रहा है, निकाल कोई और रहा है। तो इस तरीके से ये भी अपने हिसाब से स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहा है ना। अच्छा, इसके साथ अगर देखा जाए तो जैसे आप देखते हो कि विधायिका में पार्टियां होती हैं, कार्यपालिका में पार्टियां होती है, लेकिन न्यायपालिका में कोई पार्टी होती है, नहीं पार्टी होती है। तो जो इसमें दलगत राजनीति है, दल बना के जो राजनीति है वो नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से ये न्यायपालिका स्वतंत्र है और ये सारा प्रावधान किसमें दिया है, अपना संविधान में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको पता है कि न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जो न्यायाधीश है उनका जो कार्यकाल है वो फिक्स होता है, तो कोई उनको निकाल सकता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अगर रिटायरमेंट मिल जाती है, अगर रिटायरमेंट न्यायाधीश ले लेते हैं तो वो वकालत का भी काम कर सकते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो संविधान है वो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की पूरी कोशिश की है, ये सारे प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, तो ये जाहिर सी बात है, अवसर की समानता हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, अमीर गरीब छोटा बड़ा, है ना, ST SC OBC बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सबको मिलना चाहिए अवसर की समानता। और अवसर मिलता कब है, जब जाहिर सी बात है हर जगह पे समानता हो, और समानता जब होती है तो वहीं पे होती है स्वतंत्रता। आप कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हो तो जाहिर सी बात है कि आपको अवसर मिल रहा है, ठीक है। तो अवसर की समानता क्या है, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। जो बच्चे वीडियो देख के पढ़े होंगे जाहिर सी बात है इन क्वेश्चनों को आराम से कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, और खुद से करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा ही बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये मैप के क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है कि भारत के दिए गए मानचित्र में ABCD ऐसे 4 राज्य दर्शाए गए हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल है। इसको पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में लिखिए। तो आपको अपने आंसर शीट में इस तरीके से आपको जो चीज है ये बना लेना है, ठीक है। और बनाने के बाद ये क्रम संख्या ये सारी चीज लिख लेना है, सेम एज इट इज यही चीजें, ठीक है। और मैप को देखना है, और मैप को देखने के बाद, ठीक है, जो भी यहाँ पे जो ये सिंबल दिए हुए हैं ABCD, और इन्हीं के अनुसार क्या करना है, आपको यहाँ पे भरना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे सीरियल नंबर में, यहाँ पे देखिए लिखा है A, ठीक है, यानी कि A में आप क्या लिखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है संबंधित अक्षर। तो पहली बात तो ये देखिए, आप क्या कोशिश करोगे कि पहले पे A लिखोगे, है ना, यहाँ पे क्या करोगे, कोशिश करोगे कि A लिखोगे, ठीक है। आपने यहाँ पे A लिख दिया, तो यहाँ पे राज्य का नाम, तो अब यहाँ पे राज्य का नाम ये लिखना है कि यहाँ पे जो राज्य है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश है, तो आप क्या कोशिश करोगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखने की, ठीक है, उत्तर प्रदेश लिखने की। अच्छा, आप ध्यान से यहाँ पे देखो, ये जो आप वर्ड लिखोगे वही जहां पे जिस राज्य में होगा, जिस भी राज्य में होगा उसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे। ऐसा नहीं A यहाँ पे लिख दिया और दूसरे राज्य B का आंसर इसमें लिख दिया, ऐसा कभी मत करना। जैसे मान लो A यहाँ पे लिख दिया और पता लगता है कि आपने B वाला जो है, यानी कि B कर्नाटका है, तो उसको उठा के आपने क्या किया, इसमें लिख दिया। तो ऐसा काम नहीं करोगे। A जो लिखा है, A के सामने जो राज्य है उस चीज को आप लिखोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चीजों को देख लेते हैं। तो A आपका हो गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया जी, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो B नंबर पे जो है वो कर्नाटका है, C नंबर पे है तो महाराष्ट्र है, और जो D नंबर पे है वो तेलंगाना है। तो आप क्या करना है, सीरियल वाइज आपको यही भर देना है, A B C और D। तो यही लिखना है। B पे आपका आ गया जी कर्नाटका, और C पे आपका महाराष्ट्र, और D पे आ गया तेलंगाना। तो अगर आप ऐसे लिख देते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। चाहे इंग्लिश वाले बच्चे, चाहे हिंदी वाले बच्चे, व्हाटएवर जो भी है
कर सकते हैं। अब यहाँ पे 12वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखा है कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर लिखिए। तो क्या अंतर होता है, तो ध्यान से देखिए। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर क्या है, तो पहला चीज, मैं इसका जो आंसर है आपको मैं करवा ही रखा हूं कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता होती है कि जितना कम प्रतिबंध हो उतना ही अच्छा है। नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है। और सकारात्मक कहती है कि भाई उतना प्रतिबंध हो जितना सही है। यानी कि मुझे पता है कि अगर ये चीज, ये कार्य करना सही है, तो कानून उस चीज को बढ़ावा देती है। कानून क्या करती है, बढ़ावा देती है। अच्छा, आप एक चीज देखिए, स्वतंत्रता में डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन तो होता है यानी कि प्रतिबंधों का ना होना। तो आप देखते हो, अगर कोई बच्चा है जो बाइक चलाना चाहता है, क्या चलाना चाहता है, बाइक। अब अगर 18 वर्ष से कम उम्र में ये बाइक चलाना चाहता है, तो गवर्नमेंट इस चीज की परमिशन नहीं देती है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम इस चीज की परमिशन नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये, क्यों परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ये एडल्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो इस वजह से इसको परमिशन नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि गवर्नमेंट क्या कहता है, गवर्नमेंट कहता है 18 वर्ष से पहले अगर आप चलाते हो तो हम उस चीज की परमिशन नहीं देंगे। लेकिन अगर आप 18 प्लस हो जाते हो और आपके पास क्या बन जाता है, लाइसेंस बन जाता है, तो आपको बाइक चलाने की परमिशन है। आप कहीं भी लेके जाओ बाइक लेकर, ठीक है, उस चीज की परमिशन है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट आपकी स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रही है, और गवर्नमेंट आपकी स्वतंत्रता को रोक भी रही है क्योंकि आप उस लायक नहीं थे। तो क्या कानून का होना जरूरी है कि नहीं है, तो जरूरी है। तो सकारात्मक कहती है ये चीज जरूरी है। और नकारात्मक क्या कहती है, नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कोई बात नहीं, 18 का है तो चलाने दो, है ना, 18 का बाद क्या है, चलाने दो। नकारात्मक का मतलब ये होता है कि जितना कम प्रतिबंध हो उतना ही सही है। लेकिन सकारात्मक कहती है जो चीज सही है उस चीज को हम बढ़ावा देंगे, जो चीज गलत है उस चीज को हम कानून के द्वारा रोकेंगे। तो ये चीज है नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। और जो भी पॉइंट मैंने लिखवा रखा उन सभी चीज को लिख दोगे, 6 पॉइंट लिख दोगे, आराम से 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो नकारात्मक में 6 पॉइंट, सकारात्मक में 6 पॉइंट लिख दो, नंबर आराम से मिलेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बातचीत करना या भाषण देना, ये सारा चीज। इसकी जो स्वतंत्रता होती है, इस पे उचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें अपने विचार लिखने हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभिव्यक्ति तो आप कर सकते हो, किसी से बातचीत कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को भड़का रहे हो, किसी के खिलाफ भड़का रहे हो जो कि गलत है, तो इस पे प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है उस चीज पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप सही कर रहे हो, ठीक है, सही चीज बता रहे हो, सही चीज कर रहे हो, किसी के खिलाफ भड़का नहीं रहे हो बल्कि सच्चाई का साथ दे रहे हो, तो उस पर प्रतिबंध होना गलत है, उस पर प्रतिबंध होना गलत है। तो आप अपने तर्क लिख सकते हो, अगर हाँ लिखते हो तो क्यों, ना लिखते हो तो क्यों, ये सारी चीज आपको लिखना है इसमें, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए 13वें का, तो राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति के किसी 3 विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषाधिकार कौन से हैं, तो कोई भी 3 उठा के लिख सकते हैं। जैसे पहली चीज तो ये कि वो मंत्रिपरिषद के सलाह को वापस कर सकता है। दूसरी चीज, पुनर्विचार के लिए तो भेज ही सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, किसी भी कानून को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तीसरी चीज, वीटो पावर का यूज कर सकता है। किसका, वीटो पावर, जिसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई कानून नहीं बनने देना चाहता है राष्ट्रपति तो वो नहीं बनने देगा, इसको वीटो पावर कहते हैं, और इसे निषेधाधिकार भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और है जिसको बोलते हैं आपातकाल, ठीक है। आपातकाल लगाने का जो पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये चीजें 3 विशेषाधिकारों को आप लिख दो बढ़िया से, है ना, एक्सप्लेन करके लिख दो। अगला लिखा है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो अभी हमने बताया कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति क्या बनाता है, मंत्रिपरिषद, या आप ये बोल लो जी बहुमत वाले दल के नेता में से किसी एक को चुन लेता है जिसको बना देता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो प्रधानमंत्री को बोला जाता है कि आप अपने मंत्रिपरिषद को चुन लो जिससे आप सलाह लेना चाहते हो, और उसके बाद ये पर्ची जो होती है राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उन चीजों को देखता है और उन मंत्रियों को नियुक्त कर देता है जिससे वो सलाह मशवरा लेगा, ठीक है। इन सभी चीजों को मैंने पहले ही बता दिया है। देखो, अगर मैं अच्छे से समझाने लगूँ ना काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे देख लिए होंगे वीडियो पहले का, उनको तो समझ में ही आ गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में
मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की भूमिका लिखिए। तो प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होता है? तो प्रधानमंत्री की भूमिका यही होती है कि वो क्या करेगा कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद से सलाह मशवरा लेना, ये सारा चीज काम होता है। इसके अलावा सदन का वो नेता भी होता है, और साथ ही साथ देखा जाए सरकार का मुखिया भी होता है। जहां भी देखो प्रधानमंत्री होता ही रहता है। तो ये सारी इनकी भूमिकाएं होती है। इसके अलावा अगर मैं देखा जाए तो राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद होता है, इनमें ये सलाह मशवरा या फिर जो भी बातचीत होती है, इन सब चीजों को करता है, लीडर के रूप में कार्य करता है। तो ये सारा चीज आप इसमें लिख सकते हो। तो ये हो गया जी आपका कुल 13 क्वेश्चन, और आई होप सारा चीज आपको समझ में आया होगा। सब चीज मैं करवाने की कोशिश किया हूँ ताकि ये सारा चीज हो पाए। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका। आई होप सारा चीज आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, जाहिर सी बात है 7011912793 पे आप मुझे मैसेज कीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्वेश्चनों को समझ पाए और उस चीज़ का आंसर दे पाए। ठीक है, बाकी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक चीज़ और, 2 नंबर के क्वेश्चन कुल कितने लाइनों में करना है और किस हिसाब से आप लिखोगे, ठीक है। और इसके अलावा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसको कैसे करोगे, 6 नंबर के क्वेश्चन है उसको कैसे करोगे, ये सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।